जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है, ये मैं बनाने लगा हूँ रिगार्डिंग द बैंक स्टेटमेंट कि आपने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, जो हम वीज़े के लिए या फिर जब हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड होती है, जब हमने उनसे कैश लेना होता है, तो वो आपसे कहते हैं कि अपने जो है ना वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाएँ, फाइनेंशियल एविडेंस आप दें। अलावा इतने एक्सपेंसेस हैं कि आप जो है वो अपना जो है वो लिविंग और सारी अपनी बाकी फ़ीस कवर कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट हर आने वाली अपडेट है यूके एडमिशन से रिगार्डिंग वो मैं आपको देता रहूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो एडमिशन कैसे लेना है, ऑफ़र लेटर कैसे लेना है, कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोज़ जो हैं वो अपनी इस चैनल में पहले भी डाल चुका हुआ हूँ। तो आते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बेसिकली होता क्या है, ये क्यों चाहिए होता है और कौन-कौन से लोग हैं जो कि इससे एग्ज़ेम्प्टेड हैं, जिनको इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आपके इसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, इसको फाइनेंशियल एविडेंस कहते हैं, इसको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, इसको मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो आपने जो है वो अपने एक्सपेंसेस शो करवाने होते हैं, अपनी इनिशियल डिपॉज़िट के बाद कि आपकी रिमेनिंग फ़ीस जो रह जाती है और 9 मंथ्स का लिविंग एक्सपेंस आपने शो करवाना होता है, यूके यूनिवर्सिटी को कैश लेने के लिए या फिर जब आपने वीज़ा अपना फ़ाइल करना है, तब आपने यूके एम्बेसी को ये डॉक्यूमेंट अपना लगा के देना है। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बेसिकली इसके पीछे क्या रूल्स हैं और ये क्या चीज़ है और ये आप खुद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज़ आपकी फ़ीस है यूनिवर्सिटी की 12,000 पाउंड्स, जिसमें से आपने अपना इनिशियल डिपॉज़िट यूनिवर्सिटी को करवा दिया है 3,000 पाउंड्स। तो पीछे आपकी फ़ीस रह गई 9,000 पाउंड्स। ये 9,000 पाउंड्स आपकी फ़ीस प्लस अगर आप जो है वो इनर लंदन में, लाइक लंदन के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है, अगर आपने वहाँ पे अप्लाई किया है और वहाँ पे आगे अपना कैश और वीज़ा का प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो आपकी रिमेनिंग फ़ीस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने एक्सपोज़ फ़िगर लिया 12,000, जिसमें से 3,000 पाउंड्स आपने जमा करवा दिया, 9,000 पाउंड्स। और इनर लंदन के लिए जो आपको एक्सपेंस शो करवाना पड़ता है पर मंथ का, वो होता है 1334 पाउंड्स, ठीक है? 1334 पाउंड्स। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 9 मंथ्स पे, 9 पे। तो ये आपका बनता है फिगर 12,006 पाउंड्स, 12,006 पाउंड्स। ये 12,006 पाउंड्स प्लस 9,000 पाउंड्स, इन दोनों को प्लस करें। ये जितना फिगर बनेगा, ये आपने यूनिवर्सिटी को या फिर यूके एम्बेसी को जब वीज़ा फाइल करना है तो आपने शो करवाना है। अब ये कैसे शो करवाते हैं? हम क्या करते हैं कि इंडिया या पाकिस्तान में इतने पैसे, आपके जो लोकल करेंसी रेट चल रहा है, आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितने पैसे बनते हैं, जितने लाख बनते हैं, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जितने भी लाख बनते हैं, उतने लाख आपने अपने बैंक में डिपॉज़िट करवा देना होता है। अब ये कैसे डिपॉज़िट करवाना है, ये मैं आगे चलता हूँ। अभी मैं बात कर रहा था इनर लंदन की, अब मैं बात करूँगा आउटर लंदन की। अब आपकी यूनिवर्सिटी अगर लंदन के अंदर नहीं आती, तो उसी फिगर को लेके चलते हैं। लेट्स सपोज़ आपकी फ़ीस है यूनिवर्सिटी की 12,000 पाउंड्स, जिसमें से आपने 3,000 पाउंड्स जो है वो अपना डिपॉज़िट करवा दिए। मैं 3,000 भी एक जो है ना वो अज़्यूम फिगर ले रहा हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ अगर आपने पूरी 12,000 अपनी फ़ीस जमा करवा दी है, तो तब सिर्फ़ पीछे आपका लिविंग एक्सपेंस रह जाएगा जो आप अपना शो करवाते हैं। और अगर आपने यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लिया है, अगर उसमें से अगर आपने लिविंग एक्सपेंस भी अपना पे कर दिया है, तो तब आपको जो रिमेनिंग रह जाएगा, वो आपको शो करवाना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 3,000 ही चलना है या 2,000 ही चलना है। ये जितनी आप फ़ीस जमा करवा दें, अगर आपने 6,000 पाउंड जमा फ़ीस करवाई है, तो उसके बाद आप देख लो जितनी आपकी रिमेनिंग फ़ीस रहती है, प्लस जितना आपका लिविंग एक्सपेंस रह गया, वो आपने जो है वो शो करवाना होता है एम्बेसी में फ़ाइल करते हुए। और अगर यूनिवर्सिटी डिमांड करे कि हम आपको कैश तब इशू करेंगे जब आप अपने फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल एविडेंस है, वो हमें दिखाएँ। तो ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ। अब मैं आपको बात करता हूँ आउटर लंदन की। मैं इसी तरह बताया कि मैंने फ़ीस ली 12,000 पाउंड, मैं सपोज़ करता हूँ मैंने 3,000 जमा करवा दिया पाउंड्स, तो मेरी 9,000 पाउंड्स फ़ीस प्लस आउटर लंदन के लिए लिविंग एक्सपेंस होता है पर मंथ, वो होता है 1023, 1023।
इसी तरह ही आपने 9 मंथ्स का शो करवाना होता है, आप इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनते हैं 9207 पाउंड्स, 9207 पाउंड्स बनते हैं। ये आपने यूके यूनिवर्सिटी को कैश लेने के लिए, अगर वो ये नहीं डिमांड करते तो जब आपने अपना वीज़ा फ़ाइल करना है तब तो आपको ये चाहिए ही होंगे। तो ये आपका एक्सपेंस है आउटर लंदन का। अब मैंने आपको दोनों एक्सपेंसेस बता दिए, इनर लंदन के और आउटर लंदन के, कि आपने कितने शो करवाने हैं। अब बात करते हैं 28 डेज़ रूल की, और आपने ये बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे करनी है। होता ये है कि अगर तो आपके पास अकाउंट में पहले से ही पैसे पड़े हुए हैं, और इतने पैसे हैं कि जितने आप समझते हैं कि जब हम उसको यूके करेंसी के साथ कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह अभी पाकिस्तान में मैं एक्सपोज एग्जांपल देता हूँ कि 1 पाउंड का रेट जो है वो 240 से लेके 243 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। तो आपके जितने पैसे होते हैं आपने इसको 243 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जितने पाकिस्तानी रुपीज़ बनेंगे इतने रुपीज़ आपने जो है वो अपने बैंक में जमा करवाने हैं। या अगर हम इंडिया की बात करें तो इतने इंडियन रुपीज़ वो अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें, तो इतने रुपीज़ वो अपने बैंक में जमा करवाएंगे। तो अब ये कैसे जमा करवाने हैं, कब उनको चाहिए होती है, किस तरह की स्टेटमेंट उनको चाहिए होती है, मैच्योर कब होती है आपकी स्टेटमेंट, और आपने दिखानी कब है, मैं उस पर आता हूँ। इसको कहते हैं जी 28 डेज़ रूल। लाइक आज जो डेट है वो है 18th ऑफ अप्रैल। लेट्स सपोज जी मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है, मेरी फ़ीस रिमेनिंग और प्लस मेरा लिविंग एक्सपेंस, वो बनता है पाकिस्तानी 60 लाख रुपया। मैं क्या करूँगा कि अपने बैंक में आज अगर मैंने अपना 60 लाख डिपॉज़िट करवाया है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि करेंसी का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो जितना आपका लिविंग एक्सपेंस प्लस रिमेनिंग फ़ीस बचे, कोशिश कीजिएगा कि अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद उससे थोड़े से ज़्यादा पैसे रख लें, ताकि अगर करेंसी का रेट ऊपर जाता है तो आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि अगर आपकी स्टेटमेंट थोड़ी हुई जितनी यूके को डिमांड है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, या आपको कैश वो रिजेक्शन दे सकते हैं। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। तो हाँ, एक और चीज़ भी इसके अंदर है, एक रिलैक्सेशन ये भी है कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी शो करवा सकते हैं। यानी कि मेरे पास एक अकाउंट में 40 लाख पड़े हैं, दूसरे अकाउंट में भी 40 लाख पड़े हैं, तो मैं 80 लाख शो करवा दूँ, 2 अकाउंट से शो करवा दूँ, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं आपको बताने लगा था कि आज अगर मेरी रिमेनिंग फ़ीस प्लस लिविंग एक्सपेंस बनता है जी 60 लाख रुपया, वो मैंने अगर आज डिपॉज़िट करवाया है, तो आफ्टर 28 डेज़ मैं इन पैसों को कम नहीं करूँगा, आप इन पैसों को ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस बैलेंस को छेड़ना नहीं है कैलकुलेशन के बाद। आफ्टर 28 डेज़ मेरी ये स्टेटमेंट मैच्योर हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जी आफ्टर 18 दिन, मैं इसको 30 दिन कर लेता हूँ, 1 महीना कर लेता हूँ, कि ये मेरी स्टेटमेंट जो आज मैंने पैसे रखवाए थे, ये मेरी स्टेटमेंट जाके मैच्योर हो जाएगी 18th ऑफ मई को। ठीक है, इसमें से मैंने पैसे नहीं निकाले, जितने पैसे थे मैंने पूरी कैलकुलेशन के साथ उसे थोड़े से ज़्यादा पैसे अपने बैंक में जमा करवा दिए। और 18 मई को मैं क्या करूँगा, अपने बैंक से एक लेटर बनवाऊँगा और अपनी ये सारी स्टेटमेंट जो है वो निकलवा लूँगा। अपना सारा जो पैसों का बैलेंस है ये निकलवा लूँगा कि ये जो मेरे पैसे थे ये पिछले 28 दिन में मेरे इस अकाउंट के अंदर जो है वो मेंटेन रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आप अपने पेरेंट्स में से भी किसी का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ़ आपको क्या करना होता है कि जब आपने अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, तो साथ आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ़ जमा करवाना होगा। तो बस सिर्फ़ इसके लिए जो है वो यही एक चीज़ आती है। अगर आपकी अपनी जो स्टेटमेंट है, आपका अपना अकाउंट है, तो तब इस तरह का कोई इश्यू नहीं है। तो 28 दिन के बाद ये आपकी स्टेटमेंट मैच्योर हो जाती है। आपको बैंक लेटर देगा कि इतने पैसे इस बंदे के अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर ये यहाँ पे जो है वो पिछले 28 दिनों में पड़े हुए थे। ठीक है, साथ आपको बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगी, वो आपके मैनेजर से साइन स्टैम्प्ड होगा लेटर। ये लेटर आप अपनी यूनिवर्सिटी को कैश के लिए, या फिर अगर आप वीज़ा फ़ाइल करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है वो यूके एम्बेसी में जमा करवाते हैं। ठीक है, ये होते हैं जी 28 डेज़ रूल, जिसको कहते हैं कि 28 दिन क्या होते हैं। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि 28 दिन आपके कैसे बनते हैं। यानी कि अगर आपने आज पैसे जमा करवाए हैं, मैं इसको 28 दिन नहीं कहता, मैं इसको पूरा महीना ही कर लेता हूँ। अगली 18 को जाके ये आपके 28 दिन या 30 दिन पूरे हो जाएंगे, तो इसकी आपने स्टेटमेंट और बैंक लेटर जो है वो निकलवाना होता है। अब एक और चीज़ है, आज लेट्स सपोज मैंने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली है, बैंक लेटर निकलवा लिया, इससे पीछे मेरे 28 दिन पूरे हो चुके हुए थे। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बस ठीक है, हमने अब अप्रैल में 28 दिन पूरे करके स्टेटमेंट निकलवा ली थी, अब हम जब जुलाई अगस्त में सितंबर इनटेक के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे हम ये स्टेटमेंट चला देंगे। ये गलती ना करना, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जिस दिन आपने स्टेटमेंट और बैंक लेटर बनवाया है, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर
वो वैलिड होती है। उसके 30 दिनों के अंदर ही आपने वीज़ा फ़ाइल करना है अपना, या 30 दिनों के अंदर अंदर आपने यूनिवर्सिटी को दिखानी है कि ये देखें जी मेरे पास एविडेंस, मेरे पास सारे पैसे मौजूद हैं, तो आप मुझे कैश इशू करें। तो वो स्टेटमेंट, वो बैंक लेटर आपका 30 दिन के लिए वैलिड होगा। ये चीज़ भी जो है वो अपने माइंड में रखनी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो जो है ना, आप इसको दोबारा से मेरी बातों को सुन लीजिएगा, बड़े गौर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं बैंक स्टेटमेंट के 28 डेज़ के रूल्स को और ये अगले 30 दिन वाली बात को समझने में। वो समझते हैं कि एक दफ़ा स्टेटमेंट जो बनवा ली, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में या इंडिया में भी लोग जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टर की स्टेटमेंट पे रिलाई करते हैं। तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि वो कैश के लिए आपसे पहले स्टेटमेंट मांग लेते हैं, उसके बाद कुछ टाइम होता है तो स्टूडेंट्स कहते हैं बस ठीक है, एक ही दफ़ा स्टेटमेंट दिखा देंगे, बाकी इसी पे वीज़ा लगवा लेंगे। तो ये गलती आपने नहीं करनी। ये इसीलिए इस वीडियो का ये एक बड़ा ही की पॉइंट था जो मैंने अभी आपको बता दिया कि 28 दिन आपके कितना पूरे होते हैं और उसके बाद इसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो ये जी सारी बात थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी रिमेनिंग फ़ीस और लिविंग एक्सपेंस शो करना है वीज़ा के लिए या कैश के लिए। अब आते हैं किन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। या तो स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट हो, वो अपना बता दे, दिखा दे लेटर कि मुझे स्पॉन्सर किया, यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया, या मुझे स्कॉलरशिप फुल फ़ीस का मिला है, या जो भी है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आपने अगर लोन लिया हुआ है, स्टडी लोन लिया हुआ है, आप वो अपना लोन का लेटर जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, तब भी आपको इस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? तो ये सारा जो है वो अगर मैं कंक्लूड करूँ, तो मैंने आपको बताया इनर लंदन वर्सेस आउटर लंदन, आपको कितने-कितने पैसे शो करवाने हैं। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप सारी फ़ीस जमा करवा के जा रहे हैं अपने कंट्री से, तब आपको वो वाली जो है वो जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखें कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस कितने रह गए हैं। ठीक है? वो भी अगर आपने यूनिवर्सिटी को पे किए हैं, तो उसके बाद आप देखें क्या बचता है, सिर्फ़ वो ही शो करवाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये जो मैंने पीछे फ़िगर्स बताए, ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाए हैं। तो इसी तरह मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट अपडेट्स शेयर करता रहूँगा, कैश के हवाले से, वीज़ा फ़ाइलिंग के हवाले से, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से। तो ये सारी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं अपना इंस्टा का लिंक भी दे दूँगा, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।